जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 8 रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में 18 एंड 19 अगस्त को आए हैं। ठीक है, सो ऐसे 8 आर्टिकल्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे बहुत ब्रीफ और क्रिस्प एनालिसिस करने की। लेक्चर के एंड में क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे जिसको हम कहते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस। क्वेश्चन पढ़ के आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट जरूर करना 250 वर्ड्स में। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल के टुवर्ड्स। तो पहला और दूसरा जो दोनों आर्टिकल्स हैं, ये रीजन टू रिमेंबर इंडियन एक्सप्रेस का और रिमेंबरिंग द हॉरर्स ऑफ पार्टीशन द हिंदू का, ये कल आए थे। ये बेसिकली किस कंटेक्स्ट में है? जो 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि इंटेंट मैटर्स। तो सर्टेनली जो हुआ 74 साल पहले 14 अगस्त को जो पार्टीशन का हादसा हुआ था, वो बहुत दुखदायी था। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड ये हम सब जानते हैं कि वो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा इसके बारे। हो सकता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी पार्टीशन के टाइम पे इन्वॉल्व हो। सो वी ऑल नो द ट्रेजेडी एंड द मिजरीज व्हिच वाज कॉज्ड एट दैट टाइम। बट सवाल ये आता है कि क्या अभी इस इंसिडेंट को ऐसे कमेमोरेट करना, इंटेंट क्या है, पॉलिटिकल इंटेंट क्या है, राइट? बिकॉज कोई फायदा है कि हम पुरानी अपनी वूंड्स को फिर से ताज़ा करें, राइट? और खास करके क्या ये जो पार्टीशन हॉरर रिमेंबरेंस डे है, इज इट टू कास्ट इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटी? और आगे जाके आपको पता है उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या ये कोई पोलराइजेशन टेंडेंसी तो नहीं है इस डे को कमेमोरेट करने का? ऐसी चिंता आर्टिकल्स में जताई गई है। सो इस बात का एप्रीहेंशन है दैट सच अ रिमेंबरेंस माइट प्ले अ कम्युनल कार्ड अहेड ऑफ द उत्तर प्रदेश इलेक्शंस, राइट? नाउ हाउ कैन रिमेंबरेंस बी यूज्ड और मिसयूज्ड? ठीक है, तो रिमेंबरेंस can be a prelude to healing from a tragedy, to foster determination among people to never allow the tragedy to repeat itself। तो ये जो पार्टीशन का हादसा 74 साल पहले हुआ था, इसको याद करके हम इस बात का रिजॉल्व कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं कि आइंदा से कुछ ऐसा ना हो, हमारी सोसाइटी में इतनी डिसहार्मनी ना हो, फ्रैगमेंटेशन ना हो। वो तो एक बात होगी, बट अगर हम पुराने अपने वुंड्स को ताज़ा करेंगे वो याद करके, तो दिस विल री इग्नाइट अगली पैशन। दिस विल नॉट बी गुड फॉर कम्युनल हार्मनी। दिस माइट लीड टू कम्युनल डिसहार्मनी। ठीक है। एंड ट्रैजिक हिस्ट्री को कभी भी अगर इतिहास के कोई ट्रैजिक इंसिडेंट, तो हम सबको उसको याद रखना चाहिए, हम सबने उसके बारे में पढ़ा है। बट उसको ऐसे कमेमोरेट करना या रिवाइव करना मे जस्ट लीड टू कम्युनल टेंशंस। इस बात की चिंता जताई गई है। ठीक है, सो वे फॉरवर्ड। So the remembrance must be for all communities, Hindus, Muslims, Sikhs in undivided India on both sides of the present borders। इस बात का सजेशन दिया गया है कि अगर रिमेंबर करना ही है पार्टीशन डे को, 14 अगस्त के दिन को, तो अगर उसको कमेमोरेट करना है तो उसके लिए एक नेशनल म्यूजियम बनाया जाए, नेशनल म्यूजियम ऑफ पार्टीशन, द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली। और अगर ऐसा इंडिया अगर ऐसा कुछ स्टेप उठाता है, ऐसा म्यूजियम बनाता है, तो इसके चलते बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हो सकता है इंडिया को फॉलो करे। ठीक है, दिस विल लीड टू व्हाट? दिस विल लीड टू द साउथ एशियन प्रोसेस ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ एवरीवन हु डाइड। सो इन अ वे अगर हम कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं, सो दैट माइट लीड टू मोर हार्मनी, कम्युनल हार्मनी इन द कंटेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया एज वेल, इन द सब कॉन्टिनेंट एज वेल। तो इस बात का सजेशन दिया गया है कि एक नेशनल म्यूजियम बनाया जाए। चलिए अगला। अब अफगानिस्तान और ये जो तालिबान का जो इशू है, इसको लेके 2-3 आर्टिकल्स आए हैं, तो उसको वेरी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जो भी आज और कल में इसको लेके आर्टिकल्स आए। तो पहला आर्टिकल जो है एम.के. नारायणन का है, द स्क्रिप्ट ऑफ द न्यू एंड गेम इन अफगानिस्तान। ये कल द हिंदू में आया था। इसमें देखते हैं कि अब ये क्या कहते हैं। एम.के. नारायणन फॉर्मल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं इंडिया के, उनका तजुर्बा बहुत है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। तो उनकी बात को हमको गंभीरता के साथ, बहुत सीरियसनेस के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो अफगानिस्तान इज द सिक मैन ऑफ एशिया। नाउ कंटेक्स्ट क्या है? ये कंटेक्स्ट है। So how is 2021 any different from the 1990s when Russia had withdrawn? ठीक है, सो अब अगर तब की हम बात करें तो इन द 1990s तालिबान वर अ बैंड ऑफ आउटलॉस। पर अभी की बात क्या, अगर हम 2021 की बात करें तो तालिबान को रिकॉग्निशन मिल रहा है। तालिबान को चाइना, पाकिस्तान, रशिया सब ऑन द टेबल बिठा के बातें कर रहे हैं। उस टाइम पे तालिबान was a band of outlaws। ठीक है, There could be no greater tragedy, एम.के. नारायण कहते हैं, that the emergence of a rogue state under the Taliban। इतने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने के बावजूद, आज 21st सेंचुरी है, अमेरिका है, रशिया है, यूके है, जापान है, इतनी सारी कंट्रीज होने के बावजूद भी उनके नाक के नीचे तालिबान अभी अपना कंट्रोल बना के बैठा हुआ है। सो डेफिनेटली वो यूएस का फेलियर तो है ही है, उसके बारे में हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। बट दिस इज नॉट गुड फॉर एशिया एंड इन टोटल। सो हाउ इज अफगानिस्तान डिफरेंट फ्रॉम सीरिया? अब अमेरिका की आदत रही है कि चाहे इराक हो, सीरिया हो, लिबिया हो, वियतनाम हो इन द पास्ट, अफगानिस्तान हो, यहाँ पे ये 20-25 साल लगा के, तबाही करके, इतने सारे पैसे लगा के बाद में पीछे हट जाते हैं। ठीक है, सारा कुछ केओस क्रिएट करके बाद में बहुत इजीली कन्वे कर देते हैं कि भाई हमारा तो मकसद डेमोक्रेसी वहां पे प्रमोट करने का नहीं था, हम तो जा रहे हैं वापस। ठीक है, अब अफगानिस्तान और सीरिया के बीच में सिमिलैरिटीज,
कोई है या नहीं है, बिकॉज सीरिया में भी अमेरिकन ने काफी इन्वॉल्व रखा था अपने आप को फॉर अ लॉन्ग टाइम, खास करके जब आइसिस का जब टेरर चल रहा था। बट सीरिया हैड अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट बशर अल असाद, जबकि अफगान का जो प्रेसिडेंट है अशरफ गनी वो अभी लापता है, वो भाग गए हैं, वो तजिकिस्तान में है कि सऊदी अरेबिया में, भगवान जाने, बट वो कहीं पे भी नहीं है इस पूरे क्योस के बीच में। ठीक है, तो अफगानिस्तान बॉर्डर विद उज्बेकिस्तान, जितने भी स्थान है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, तो अफगानिस्तान का बॉर्डर इन सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ बहुत पोरस है। अनलाइक सीरिया के इतने पोरस बॉर्डर्स नहीं है अपने ज्योग्राफी में, तो इसके कारण ये भी इस बात की चिंता भी है कि जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं उनके बीच में भी क्लैशेस हो सकते हैं, बिकॉज जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स है तालिबान के इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी जा सकते हैं जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के हैं। ठीक है, तालिबान इज इंटेंट ऑन कीपिंग एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड इज काउंटिंग ऑन चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान टू डू सो। सीरिया के इतने फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ हद तक रशिया जो था वो सीरिया को सपोर्ट कर रहा था अगर हम सीरिया की बात करें, बट तालिबान को पूरा अभी हल्लाशेरी मिल रही है इन तीनों कंट्री से। पाकिस्तान से तो मिलेगी, पुराने रिश्ते हैं, बट चाइना और रशिया भी कम नहीं है। Now, will the crisis in Afghanistan reignite the other militant organization? तो ये कहते हैं that resurgence in अल कायदा एक्टिविटीज अभी रिसेंटली हो रही है, और अगर आईएस की बात करें, इस्लामिक स्टेट की बात करें, आफ्टर सम सेटबैक्स उसके बाद अब फिर से वो रीग्रुप हो रहा है, और करंटली हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस बात की चिंता जताई गई है कि आने वाले टाइम में ये रीग्रुपिंग और डेंजरस हो सकती है। So conclusion, so Taliban will need Pakistan at least in the short and the medium term. तो ये एक बात होगी। खैर, पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो रिश्ता है वो पहले से ही बहुत गहरा है, 1990s के टाइम से काफ़ी गहरा है, बट हमने ये बात भी डिस्कस करी कि अभी बेशक तालिबान की डिपेंडेंसी पाकिस्तान पे रहेगी, बट इन द लॉन्गर रन तालिबान वुड वांट टू कीप अ वन आर्म डिस्टेंस विद पाकिस्तान, बिकॉज तालिबान वुडंट वांट इटसेल्फ टू बी अ प्रोटेक्टोरेट अंडर पाकिस्तान, राइट। इंडिया इज इवन मोर, इंडिया की बात करें तो अब ईरान तो ऑब्वियसली शिया डोमिनेटेड है और जो तालिबान है वो सुन्नी डोमिनेटेड है, तो शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट हमको पता है। बट इंडिया की बात करें, इंडिया के ऊपर भी ज़्यादा चिंता का विषय है, बिकॉज इंडिया के पास अभी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं जिनके साथ वो एक्सेस करे अफगानिस्तान को, जिसके साथ इंडिया को एंट्री मिल सके अफगानिस्तान में। उसके अलावा इंडिया हैज़ एंजॉयड वार्म रिलेशंस विद हामिद करजाई एंड अशरफ गनी इन द लास्ट 20 ईयर्स। इंडिया को भरोसा था जब तक अमेरिका वहाँ पे है तब तक जो हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कर रहे हैं, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और जो भी हम गवर्नेंस रिलेटेड मैकेनिज्म शेयर कर रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, दैट वुड बी सक्सेसफुल, क्योंकि यूएस वहाँ पे बैठा हुआ है। बट यूएस नहीं रहा, अब इंडिया को अपनी जो पॉलिसी है सारी टुवर्ड्स अफगानिस्तान रीओरिएंट करनी पड़ेगी, ठीक है, एंगेज करना पड़ेगा तालिबान के साथ। इंडिया का डिसएडवांटेज क्या है? चाइना, रशिया, पाकिस्तान नेक्सस अक्रॉस द रीजन एंड रिट्रीट ऑफ यूएसए, और तीसरा ईरान अंडर अ हार्डलाइनर लाइक इब्राहिम राइसी। अनग्रेसफुल रिट्रीट, ये आर्टिकल कल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, अगेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द तालिबान। गुड बाय टू सून, अमेरिका ने बहुत जल्दी टाटा गुड बाय कह दिया अफगानिस्तान को, बहुत जल्दी हुआ। सो इसमें बात करते हैं जो यूएसए का जो प्रीमेच्योर एग्जिट था ना, दिस विल गो डाउन इन द हिस्ट्री एज अ स्टार्क लेसन इन हाउ अ सुपर पावर डज बिजनेस विद द वर्ल्ड। वियतनाम में भी ऐसा हुआ था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। वियतनाम में भी 14-15 साल लड़ाई करने के बाद यूएस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, तो यूएस की पुरानी आदत रह चुकी है। इतने सारे पैसे लगाने के बाद पहले वो बोलते हैं कि हम डेमोक्रेसी प्रमोट करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे लेके आना चाहते हैं जो प्रो डेमोक्रेटिक हैं, और बाद में जब बेइज्जती हो जाती है, एम्बैरेसमेंट हो जाती है, वो पीछे हट जाते हैं। तो अभी भी बहुत शर्मनाक बेइज्जती हुई है यूएसए की, इतने ट्रिलियन डॉलर्स लगाने के बावजूद उनको वापस हटना पड़ा। ठीक है, तो अभी जो बिडेन ने तो कह दिया दैट अमेरिका का इंटेंट वहां पे नेशन बिल्डिंग या डेमोक्रेसी का नहीं था, लेकिन 2001 में तो इंटेंट कुछ और ही था ना, जब अटैक किया गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के अंडर। ठीक है, यूएसए हैज क्लोज्ड अफगानिस्तान चैप्टर्स इन इट्स हिस्ट्री, खत्म, बात खत्म कि यूएस ने कहा भाई अब हमारा कोई लेना देना नहीं अफगानिस्तान के साथ। अब चैलेंजेस इंडिया के क्या है इस सिनेरियो में? तो पहला चैलेंज तो ये है, इंडिया की अभी जीरो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस अफगानिस्तान में, सारी एम्बेसीज इवैक्यूएट हो गई हैं, अभी वहाँ पे इंडियन डिप्लोमेट्स नहीं है। अभी हमको ये नहीं समझ आ रहा कि हमको इंगेज तालिबान के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस बात की भी क्लैरिटी नहीं है। और इंडिया के कोई फ्रेंड्स नहीं है इस रीजन में, बिकॉज जैसे हमने बात करी चाइना, पाकिस्तान और रशिया के एक्सेस की, तो यहाँ पे इंडिया को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सेस भी नहीं है इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसके चलते अभी इंडिया का चैलेंज है कि कैसे अपनी वो फॉरेन पॉलिसी ओरिएंट करेगा टुवर्ड्स अफगानिस्तान इन द टाइम टू कम। ये आज आर्टिकल आया अंडरस्टैंडिंग तालिबान 2.0। अब इसमें जो कॉलमनिस्ट हैं एम के भद्र कुमार, ये भी फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं, इनका भी काफी एक्सपीरियंस रह चुका है। तो ये सारे आर्टिकल्स बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने लिखा है, बहुत सीजन्ड डिप्लोमैट्स ने लिखा है। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं दैट हाउ इज तालिबान 2.0 डिफरेंट फ्रॉम द तालिबान ऑफ 1996। इनके व्यूज क्या हैं? इनका ये कहना है कि अनलाइक इन 1996 अभी
तालिबान ने जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, जो बाकी जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो क्रिएट किए गए थे, चाहे जुडिशरी है, चाहे पुलिस है, चाहे आर्मी है, वो अभी इंटैक्ट है। बेशक वो सरेंडर कर चुके हैं तालिबान के सामने, लेकिन तालिबान ने ये सारे जो स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं करे, ठीक है। नाउ देर आर साइंस दैट द विक्टर, अब यहां पे विक्टर तालिबान है, इज ओपन टू परसुएशन टू एक्सेप्ट अ कंसेंसुअल आउटकम। तो अभी तालिबान टेबल पे बैठा हुआ है, वो ये कह रहा है कि भाई हम बातचीत सबसे करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे। तालिबान खुद ये वैसे कह रहा है कि हम वो वाला तालिबान नहीं है जो कि मारकाट में या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में बिलीव करता है, हम इस वक्त शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। ये तो वो बात कह रहे हैं, ठीक है, और ऐसा भद्र कुमार अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं, ठीक है। अब इनको हल्लाशेरी देने के लिए, इनको ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए जो चाइना, पाकिस्तान, रशिया का एक्सेस है, दिस इज गिविंग गुड बूस्ट टू द तालिबान आल्सो बिकॉज दे आर ओपन टू नेगोशिएट विद देम, राइट। तालिबान हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इनक्रेडिबली डाइवर्स मूवमेंट दैट मेड इनरोड्स इनटू ऑल कम्युनिटीज एंड एथनिक ग्रुप्स। अब बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, चाहे वो हजाराज हैं, चाहे वो उज़्बेक्स हैं, चाहे वो तजीक्स हैं, वो सारे के सारे तालिबान के साथ जुड़ रहे हैं। एंड अनलाइक इन 1996 देयर इज नो नॉर्दर्न अलायंस, राइट, देयर इज नो नॉर्दर्न अलायंस व्हिच कैन फॉर्म अ काउंटर टू द तालिबान, ठीक है। इसके चलते कल बड़ा अच्छा एक वीडियो शेयर किया गया था, प्रेरणा मैम ने एक वीडियो शेयर किया था, व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान, तो उसको जरूर देखना, उसमें इस सारी चीजों के बारे में बात और डिटेल में करी गई है। दैट वाज शेयर्ड यस्टरडे। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अनलाइक इन 1990s जो सऊदी अरेबिया और यूएई के जो शेख थे, वो काफी पकड़ बना के रखा था उन्होंने तालिबान के ऊपर, काफी खुला लिबरल फंडिंग उनको मिल रही थी फ्रॉम द शेख्स इन सिटिंग इन यूएई एंड दुबई। अभी ऐसा नहीं हो रहा, उल्टा अभी जो है तालिबान उल्टा अभी थ्रेट बन के रखा हुआ है शेख्स के ऊपर, जो कि दुबई में है और यूएई में है। तो अभी तालिबान जो है वो डिस्टेंस, वन आर्म डिस्टेंस चाह रहे हैं फ्रॉम द शेख्स सिटिंग इन दुबई एंड यूएई। Talibs are wiser now, but about the ways of the world, exposed to the metropolis and have diversified external relations in the West and the East, and they are hankering for legitimacy. तो वो कह तो बहुत बड़ी बातें रहे हैं कि हम बहुत सारे राइट्स प्रमोट करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, लेकिन फिर ये बात भी आती है कि तालिबान ये भी कह रहा है दैट शरिया वुड बी द ओनली लॉ विच वुड बी फॉलोड इन द कंट्री। सो अगेन अ कॉन्ट्रडिक्शन। काउंटर व्यू फॉर तालिबान सेप्टिक्स इन इंडिया। अब इसमें एम भद्र कुमार क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए अभी तक ये पोजीशन रह चुकी है कि तालिबान के साथ अभी एंगेज नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज तालिबान एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, और किस बात का डर है कि तालिबान हो सकता है लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज प्रमोट करे, तो यहाँ पे वो स्पिल ओवर इफेक्ट्स अक्रॉस द बॉर्डर हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तक चिंताएं और डर जताई जा रही है। और ऑफकोर्स हम 1999 की बात करें, जो IC 814 हाईजैक हुआ था, तभी भी तालिबान के साथ नेगोशिएट करना पड़ा था। तो इंडियन डिप्लोमेसी के और इंडियन सिक्योरिटी अपैरेटस में जो जो तालिबान के साथ नेगोशिएट करने का जो इतिहास रह चुका है, दैट इज क्वाइट स्केरी। तो इसके करके अभी रिलक्टेंसी है टू एंगेज विद तालिबान। बट ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं दैट ये अजम्पशन जो है गलत है, बिकॉज दैट विल लीव नो स्कोप फॉर द इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स टू नेगोशिएट और टॉक टू तालिबान इन द लॉन्गर रन। ठीक है। दूसरी बात वो ये कहते हैं दैट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी वाज एट हैंड टू प्लो अ न्यू अफगान पॉलिसी इंडिपेंडेंट ऑफ अमेरिकन ट्यूटलेज। बिकॉज हम ये देख रहे थे जो बिडेन के आने के बाद 6-7 महीने पहले इस बात का काफी क्लैरिटी आ चुकी थी दैट अमेरिका इज नॉट गोना स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इंडिपेंडेंट ऑफ अमेरिकाज fear, whatever it was, we could have formed a policy with the Taliban, negotiated with Taliban much earlier. ये पहली बार नहीं कि हमको तालिबान के साथ नेगोशिएट करने की बात सजेस्ट करी गई है। पास्ट में अर्ली 90s में जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उन्होंने हेसिटेट नहीं किया था। ही डिडंट हैव एनी आयोटा ऑफ डाउट दैट इंडिया शुडंट लूज टाइम टू लॉन्च अ कन्वर्सेशन विद द मुजाहिदीन ग्रुप्स। जब सोवियत विड्रॉ हुआ था अफगानिस्तान में से, तब मुजाहिदीन का कंट्रोल था वहां पे। मुजाहिदीन वाज एन आर्मी रेस्ड बाय अमेरिका एंड पाकिस्तान। ठीक है। तो उस टाइम पे नरसिम्हा राव ने हेसिटेट नहीं किया था मुजाहिदीन के साथ नेगोशिएट करने के लिए। ठीक है। नाउ ही सजेस्ट दैट वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम द नोशन दैट तालिबान इज अ प्लेथिंग ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, बिकॉज हो सकता है तालिबान को आज इंडिया की जरूरत हो, शायद इंडिया से ज्यादा तालिबान को इंडिया की जरूरत हो। कारण नहीं, क्योंकि तालिबान को भी ऐसे फ्रेंड्स और अलाइज चाहिए जो कि पाकिस्तान को एक वन ऑफ डिस्टेंस पे रख सके। तो दैट ओपन्स रूम फॉर मोर नेगोशिएशन। और लास्ट में कहते हैं ये जो नोशन है स्पिल ओवर फ्रॉम अफगानिस्तान इज अनवारंटेड, कि अफगानिस्तान को शायद मतलब ना हो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ इंडिया के अगेंस्ट कोई ऐसे एक्टिविटीज कैरी आउट करने का, कि तालिबान का जो भी एजेंडा है बहरहाल फिलहाल इज ओनली अफगान सेंट्रिक। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में शेयर किए गए इन कंटेक्स्ट ऑफ दी तालिबान सेप्टिक्स, के तालिबान के जो एंगेज नहीं करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट्स ये जताते हैं कि तालिबान के साथ एंगेज करने में कोई नुकसान नहीं है। चलिए अगला चलते हैं जी, गार्डियन ऑफ द हाउस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आज आया है।
तो ये कंटेक्स्ट क्या है? अनबायस्ड रोल ऑफ स्पीकर इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो अभी जैसे आपको पता है कि पीछे पार्लियामेंट सेशन वाज हाईजैक्ड, जब से कोरोना वायरस चल रहा है तब से कोई भी कंस्ट्रक्टिव पार्लियामेंट सेशन नहीं निकला है। इस बात की भी चिंता जताई जा रही है, देयर इज अ वरी ऑफ दिस थिंग आल्सो दैट द कमिंग विंटर सेशन वुड आल्सो बी हाईजैक्ड बाय पेटी पॉलिटिक्स बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी। नाउ ऑफिस ऑफ द स्पीकर की अगर हम बात करें, इन द लोकसभा एज इन द यूनाइटेड किंगडम, स्पीकर इज द सुप्रीम अथॉरिटी। ही हैज वास्ट पावर्स एंड इट इज हिज प्राइमरी ड्यूटी टू इंश्योर द ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस। तो ये बात बहुत कैटेगोरिकली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जीवी मावलंकर जो पहले स्पीकर थे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, इनका ऑब्जर्वेशन ये था, ये पहले स्पीकर भी थे, इनका ऑब्जर्वेशन स्पीकर के ऑफिस को लेके ये था दैट एक बार एक बंदा स्पीकर इलेक्ट हो जाए, वंस अ पर्सन इज इलेक्टेड स्पीकर, ही इज एक्सपेक्टेड टू बी अबव पार्टीज एंड अबव पॉलिटिक्स, ही बिलोंग्स टू ऑल द मेंबर्स और टू नन। पंडित नेहरू, उनका क्या कहना था कि स्पीकर जो है दैट इज ही इज द सिंबल ऑफ नेशंस फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो स्पीकर के रोल को बहुत बड़ा ओहदा दिया गया है, ठीक है। सो sole discretion to permit an adjournment motion to be tabled or to admit a calling attention notice, ये भी स्पीकर के दायरे में आता है। तो स्पीकर का बहुत बड़ा ओहदा है, लेकिन स्पीकर का इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद ऐसा क्यों होता है कि स्पीकर के नाक के नीचे इतना हंगामा मच रहा होता है, इतना क्योस हो रहा होता है? अगर स्पीक एक मॉनिटर की तरह है क्लास के, आपने स्पीकर के बारे में पढ़ा होगा पॉलिटी में, तो स्पीकर के होते इतना इंडिसिप्लिन और क्योस क्यों है? स्पीकर के होते हुए स्पीकर टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि पार्लियामेंट को गार्ड क्यों नहीं कर पा रहा? इसके रिगार्डिंग बात करी गई है। तो पार्टिसन रोल ऑफ स्पीकर, नाउ सैडली ओवर द लास्ट डेकेड एंड मोर जितनी बातें अभी करी गई हैं वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी होती हैं, बिकॉज स्पीकर क्लियरली इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट रोल नहीं प्ले कर पा रहा डिस्पाइट ऑल द बिग टॉक्स हमने अभी पिछली स्लाइड में शेयर करी, चाहे वो जीवी मावलंकर थी या पंडित नेहरू की थी। ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पीकर, ऐसा सजेशन दिया गया कि स्पीकर को अपनी पार्टी से रिजाइन कर देना चाहिए, बिकॉज कन्वेंशन है कि रूलिंग पार्टी का जो बंदा होता है वो स्पीकर इलेक्ट होता है, ठीक, मतलब इन द सेंस कि ऑब्वियसली स्पीकर का इलेक्शन तो विद इन द लोकसभा ही होता है, बट कन्वेंशन है कि जो स्पीकर इलेक्ट होता है वो आमतौर पर रूलिंग पार्टी में से होता है। तो स्पीकर को रिजाइन कर देना चाहिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इस बात का सुझाव दिया गया है, और उसका जो अलीजियंस होना चाहिए वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को होना चाहिए, पार्लियामेंट को होना चाहिए, और अपनी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी प्रेजेंट प्रैक्टिस जो है उसके बारे में हमने बात करी कि जो एक्टिव मेंबर होता है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का वो स्पीकर बनता है, तो इस कन्वेंशन को हटा देना चाहिए, इसका सजेशन दिया गया है, ठीक है। और डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज नॉट ओनली टू द प्रेस्टीज ऑफ द हाउस बट ऑल्सो फ्रस्ट्रेट्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी लेजिस्लेचर, ठीक है। सो कंक्लूजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स एक इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल कंपोनेंट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों अपने अपने दायरे में दे आर ऑटोनोमस, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का बहुत क्लियर एक प्रिंसिपल है। उसके बाद इफ पार्लियामेंट सीजेस टू बी रेलेवेंट, अगर पार्लियामेंट की रेलेवेंस खत्म हो रही है तो फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी विल प्रोग्रेसिवली गेट वीकर, यानी कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे पे है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट जहां पे लॉज बनाए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है लॉज बनाने का, जुडिशरी का काम नहीं है लॉज बनाने का, आप जिनको चूज करते हैं 5 सालों के लिए वो जाके पार्लियामेंट में या विधानसभा में लॉज बनाते हैं। तो अगर वो वहां पे फंक्शन ही नहीं करेगा, पार्लियामेंट, इफ पार्लियामेंट सीज टू फंक्शंस, पार्लियामेंट सीजेस टू एग्जिस्ट, देन डेमोक्रेसी डाइज। It is very imperative that the speaker of every legislature resigns from his party to honor his constitutional obligation. तो ये सजेशन दिया गया है। चलिए अगला है जी, द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर इज नो डेटा आंसर। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, ये आज आर्टिकल आया है। क्या कंटेक्स्ट है इसके में? कंटेक्स्ट आता है जी दैट नो डेटा इन पब्लिक डोमेन एल्यूड्स अकाउंटेबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट्स का बहुत कन्वीनियंट होता है कहना कि जी हमारे पास डेटा नहीं है, कोरोना में कितनी डेथ्स हुई हमारे पास डेटा नहीं है, नोटबंदी में कितने ब्लैक मनी वापस आया हमारे पास डेटा नहीं है, और ऑक्सीजन रिलेटेड डेथ्स कितनी हुई है हमारे पास डेटा नहीं है। तो ये बहुत कन्वीनियंट है कहना हमारे पास डेटा नहीं है, लैक ऑफ क्रेडिबल डेटा। तो ऐसा क्यों है? व्हाई इज इट कन्वीनियंट फॉर द गवर्नमेंट टू साइट अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा? तो पहली बात, सो दिस वुड मीन एंटरिंग द रिंग। अगर डेटा दिखा दोगे सामने कि भाई कितना काला धन वापस आया है, या कितनी मौतें हुई हैं ऑक्सीजन क्राइसिस के चलते, या कितनी एक्चुअल में डेथ्स हुई हैं कोरोना के चलते, या किसी भी और पब्लिक पॉलिसी को चलते, अगर कोई डेटा अगर गवर्नमेंट दिखाती है तो उसमें फिर उसकी नाकामियां भी सामने आएंगी, नाकामियां भी सामने आएंगी, एंड दैट विल ब्रिंग टू व्हाट? सो दिस विल ब्रिंग देम टू अकाउंटेबिलिटी, जिससे सरकार भागना चाहती है, ठीक है। दूसरी बात, डिफ्लेक्ट अकाउंटेबिलिटी टू द ओनली अदर यूनिट ऑफ पावर दैट कंटिन्यूज टू स्टैंड एंड चैलेंज द सेंटर, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब जैसे अगर हम कोरोना की बात करें कि भाई ऑक्सीजन रिलेटेड डेथ्स कितनी हुई थी, सरकार ने कहा कि मेरे पास डेटा नहीं है, कि हेल्थ तो जी स्टेट सब्जेक्ट है। तो मतलब आने पे हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन अदरवाइज सरकार ने अपना जोर पूरा वहां पे लगाना है, ठीक है। मतलब आने पे बोलना है कि जी ये तो स्टेट्स का डोमेन है, हमारा डोमेन नहीं है। तो ये आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर रहे हैं, आप यू आर जस्ट पासिंग द बक, यू आर जस्ट पासिंग द ब्लेम गेम, ठीक है। allows regimes to rewrite the story of the times। अगर डेटा ना हो तो जो regimes हैं, जो political dispensation है, they can rewrite the history because the truth does not matter, the narrative does। सच क्या है?
देखिए नैरेटिव बिल्डिंग तो पिछले हम 1 साल से देख ही रहे हैं, 1 डेढ़ साल से कितने सारे मुद्दे हुए हैं, सच्चाई तो हमको पता नहीं है, फेक न्यूज का फंडा आपके सामने है और एवरीबडी इज जस्ट सेटिंग द नैरेटिव। तो अगर डेटा ना हो, अगर क्रेडिबल डेटा ना हो, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसके लिए कहना बहुत आसान होगा कि देखिए हमने ये हमारा रिकॉर्ड था, हमने ये कर दिखाया, हमारे होते हुए हमारे कार्यकाल में हमने कोरोना को ऐसे रोका, हमने इतनी वैक्सीनेशन करी, हमारे होते इतने सारा कालाधन वापस आया था। आपके पास डेटा नहीं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी हिस्ट्री बना सकते हैं। सो यू हैव द पावर टू राइट द हिस्ट्री योर वे विच यू वांट टू। ठीक है, कंक्लूजन, इंफॉर्मेशन इज पावर एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज एब्सेंस ऑफ पावर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, देयर इज अ जाइजेंटिक एंड ग्रोइंग इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजंस and denying citizens the data helps to restate the emergent power equation between the government and citizen। ठीक है, सो एक डेमोक्रेसी के लिए अगर क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो उस क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को अच्छा करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए गुड एंड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन बहुत बहुत एसेंशियल है। ठीक है, और अगर सरकार डिनाई करती है इंपॉर्टेंट डेटा ऑन गवर्नेंस, ऑन डिलीवरी, ऑन पब्लिक पॉलिसी, कोई पब्लिक पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट हुई है, क्या उसका नतीजा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फार्मर्स किलिंग देमसेल्व्स, चाहे वो फार्म प्रोटेस्ट में फार्मर्स मर रहे हो या फार्मर सुसाइड्स हो रहे हो, और पीपल कंज्यूमिंग फार लेस देन बिफोर, मैल न्यूट्रिशन कितना है, अंडर न्यूट्रिशन कितना है, इस सबका डेटा होना बहुत जरूरी है। और अगर इस सबका डेटा हमारी सरकार नहीं, लेकिन अगर कोई विदेशी एजेंसीज निकाल रही हैं, तो ये हमारी सरकार की कैपेबिलिटी के ऊपर भी डाउट आता है यहाँ पे। चलिए अगला आर्टिकल जी, द फ्यूचर इज फीमेल। तो ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस में आज आया है। ठीक है, और इस आर्टिकल को ऑथर किया है अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर ने भी, नव्या नवेली नंदा। सो काफी अच्छा आर्टिकल है, कंटेक्स्ट है वुमेन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है दैट सम ऑफ द सॉट आफ्टर स्किल्स फॉर द 21st सेंचुरी वर्क प्लेस इंक्लूड इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्टोरी टेलिंग। अब आमतौर पर टेक्निकल जॉब्स में ये जो वैल्यूज हैं इनको बहुत एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है, टेक्निकल जॉब्स में ये वैल्यूज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। ठीक है, ये आर्टिकल में ये बात लिखी गई है दैट ये जो एबिलिटीज हैं, ये जो वैल्यूज हैं, दे आर इनहेरेंटली प्रेजेंट इन वुमेन एंड दे आर प्रोफिशिएंट इन। ठीक है, सो एम्पैथी, कंपैशन एंड सेंसिटिविटी, वुमेन आर गिफ्टेड विद दीज वैल्यूज। और ऐसा देखा जा रहा है कि आज के टाइम पे बहुत सारी लार्ज कंपनीज है, लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं जो कि लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज में इस तरह की वैल्यूज, एम्पैथी, कंपैशन, सेंसिटिविटी। आफ्टर ऑल अगर हम चलिए तो कॉर्पोरेट्स की बात आ गई, बट आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो यूपीएससी ने भी ये वैल्यूज के अराउंड, इस वैल्यूज के सेंटर एक जीएस4 का पेपर निकाला है एथिक्स का, ताकि आपकी ये सारी वैल्यूज भी टेस्ट हो सके। ठीक है, तो अब आज के टाइम पे जैसे टेक्नोलॉजी की रेस में बहुत सारी जॉब्स निकल रही हैं, बट कंपनीज ये वैल्यूज भी ढूंढ रही हैं अपने एम्प्लॉयज में। तो अगर औरतों के पास ये वैल्यूज इनहेरेंटली है, सो दैट माइट इंप्रूव द जॉब एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ वुमेन। एंड ऑलरेडी जैसे आप जानते हैं जो वर्कफोर्स अभी जो रेशो है दैट इज मोर स्क्यू टुवर्ड्स द मेन एंड लेस टुवर्ड्स द वुमेन। तो वुमेन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन काफी कम है। तो अगर ये सब चीजें अगर इनकॉर्पोरेट अगर कंपनीज कर रही हैं, सो दे शुड गिव मोर अपॉर्चुनिटीज टू फीमेल ऑल्सो सो दैट दे कैन स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, मोस्ट लार्ज कंपनीज डू नॉट गिव एज मच इंपॉर्टेंस टू डिग्रीज नाउअडेज एनी लॉन्गर एंड आर डिमांडिंग स्मार्ट जर्नलिस्ट। तो स्मार्ट जर्नलिस्ट में ये वैल्यूज होनी बहुत जरूरी है, कंपैशन की, एम्पैथी की, एटसेट्रा। उसके बाद वुमेन फ्रॉम लोअर इनकम कम्युनिटीज एट स्केल ओनली गेट एक्सेस टू जॉब अपॉर्चुनिटीज एट रिक्वायर्ड लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ द क्रिएटिव एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो वो जो जॉब्स होती हैं वो मोस्टली लो पेइंग जॉब्स होती हैं जहां पे उनकी क्रिएटिव पोटेंशियल का इतना यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। ठीक है, और वुमेन आर रेयरली कंसिडर्ड फॉर लीडरशिप रोल्स स्पेशली इन कन्वेंशनल एसएमईज दैट एक्चुअली क्रिएट मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट। वे फॉरवर्ड, वुमेन फ्रॉम द लोअर इनकम ग्रुप्स टू एस्पायर टू बी, वुमेन जो लोअर इनकम ग्रुप्स में से हैं जिनको अभी इतनी ज्यादा वेल पेइंग जॉब्स नहीं मिल रही हैं, सो दे शुड बी एस्पायरिंग टू वर्क इन एज फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, एज कॉपी राइटर्स, एज प्रोडक्ट मैनेजर्स। इस तरह की जॉब्स वुमेन को भी मिलनी चाहिए ताकि उनका भी रेशो बढ़ सके फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन में। और इन जॉब्स में इतनी अगर क्रिएटिविटी की रिक्वायरमेंट है, जो और वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, अगर वो वुमेन में ऑलरेडी इनहेरेंटली है, बेशक उनके पास इतना टेक्निकल नो हाउ ना हो, तो इसके करके उनको और ज्यादा ग्रूम करना चाहिए इन जॉब्स के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन शुड एम्फसाइज ऑन द इमेंस वैल्यू दैट वुमेन कुड ऐड ड्यू टू देयर प्रोफिशिएंसी इन मोस्ट सॉट आफ्टर नॉन टेक्निकल स्किल्स। ठीक है जी, चलिए गाइस अगला ये लास्ट स्लाइड है आज का, क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्वेश्चन ऑफ द डे ये है जी, दैट डेटा इज सेट टू बी द न्यू फॉसिल फ्यूल ऑफ द 21st सेंचुरी। हाउएवर, इन लाइट ऑफ रीसेंट रेवलेशंस ऑफ द पेगासस स्पाईवेयर, हाउ मैच्योर इज आवर पॉलिटी एंड सोसाइटी टू मूव टुवर्ड्स अ डेटा प्रोटेक्शन रिजीम। इसको आप कमेंट करिए 250 वर्ड्स में कमेंट बॉक्स में। हम देखते हैं कि आपके आंसर्स कैसे होते हैं, क्या आप लिखते हैं। अभी तक कुछ बच्चों ने आंसर्स लिखे हैं जो अभी पिछले जो 2 लेक्चर्स थे उसमें जो एट द एंड ऑफ द लेक्चर हमने 2 क्वेश्चन शेयर किए थे, तो काफ़ी अच्छे आंसर्स हैं। सो वी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
तो ये 8 आर्टिकल्स थे जो हमने बहुत ब्रीफली और क्रिस्पली डिस्कस करे हैं। इनको रीड करिए, गो थ्रू देम, इनके आप नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपको ठीक लगे। बाकी हम मिलते हैं जी परसों। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। जय हिंद, टेक केयर।